नमस्कार, मैं रजनीश राज आप सबका स्वागत करता हूं सिहांता आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी पिछले कई सप्ताह से एक विशेष तरह की खबर पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स से लेकर कॉमनर्स के मन को मथ रहा है। प्रश्न ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? प्रश्न यह है कि क्या दुनिया 1929-30 की मंदी से भी ज्यादा बड़ी मंदी के भंवर में फंसने वाली है? प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अपना दर्जा खोने वाला है? कई तरह के प्रश्न हैं। अभी हमने पिछले दिनों हिंदू अखबार में एक बड़ा सा आलेख पढ़ा था कि क्या यह दूसरे कोल्ड वॉर की शुरुआत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन गिमिक है। वो नमस्ते ट्रंप भी इलेक्शन के पर्पस से ही किए थे और अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के सुपर पावर के स्टेटस को दर्शाने की उनकी जो कोशिश है वह अमेरिकी जनता का एक मैचो मैनशिप है। जो अंकल सैम का इमेज है, उस इमेज को बचाकर रखने के लिए वही आदमी सबसे उपयुक्त है, यह दर्शाने की कोशिश है। क्या है इस समस्या की तासीर? यदि हम इसकी शुरुआत कोविड की चर्चा से करें और उसके बाद एक एक करके विभिन्न परतों को उभारते जाएं, तो हम इस संदर्भ में एक सहज सी समझ बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोरोना का जब क्राइसिस अमेरिका को हिट किया तो अमेरिका का ये कहना है कि चाइना में जो वायरस आया है उसे समय रहते बताया जा सकता था। यदि समय रहते बता दिया गया होता, दुनिया सावधान हो जाती, अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के अन्य देश भी इस विभत्स संकट से बच सकते थे। इस क्रम में अमेरिका का यह कहना है कि चाइना शुड पे फॉर इट। एक दूसरा पहलू भी है कि चाइना के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इक्वली दोषी है और वो इसलिए दोषी है क्योंकि उसका व्यवहार प्रो चाइना है। प्रो चाइना तब भी है जबकि अमेरिका चाइना की तुलना में WHO को 4 गुना से ज्यादा पैसा देता है और यह बात खुलकर अमेरिकी प्रेसिडेंट बोलते हैं और उनका यह कहना है कि यदि इसके बावजूद WHO प्रो चाइना है, इट इज फंक्शनिंग लाइक अ पॉन ऑफ चाइना, देन वी विल नॉट पे even a penny to WHO। इस तरीके की जो चर्चा है, उस चर्चे का स्वरूप यदि कोरोना तक सीमित रहे तो यह चर्चा गंभीर होते हुए भी उतनी ज्यादा गंभीर नहीं होगी जितनी गंभीरता के साथ दुनिया इसे देख रही है। असल कहानी क्या है? असल कहानी यह है कि सीनो यूएस टसल का ये नेक्स्ट स्टेज है। इसके पीछे ही वह टकराव की स्थिति में
थे, उनके टकराव को आप ट्रेड के टक्कर के तौर पर देख सकते हैं। दे वर फेसिंग अ ट्रेड टसल। क्या है ट्रेड का टसल? ट्रेड का टसल यह है कि अमेरिका का कहना है कि चीन के साथ जो उसका ट्रेड है उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है। चाइना यदि अमेरिका को $200 बिलियन भेजता है, $200 बिलियन का माल भेजता है, तो उसके जवाब में अमेरिका चाइना को लगभग $60 बिलियन का ही निर्यात करता है। लगभग 4 गुना का अंतर है। इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या यह है कि चाइना के ऊपर अमेरिका का आरोप यह है कि चाइना इज डूइंग थेफ्ट टू द टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका। चाइना के ऊपर इस तरह का आरोप अन्य देशों ने भी लगाया है, जापान ने भी लगाया है। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मामला और दूसरा टेक्नोलॉजी की चोरी का मामला। एक तीसरा मामला भी है। दुनिया भर के देशों की जो कंपनियां चाइना में निवेश करने जा रही है, वो कंपनियां चाइना के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन के दबाव में है। कंडीशन ये है कि इफ यू वांट इन्वेस्ट इन चाइना, you have to make your trade secret open to China। इन सारे बातों के कारण जो टकराव बढ़ा, उसके मद्देनजर अंततोगत्वा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया कि चाइना से आने वाली वस्तुओं के ऊपर अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा, और वो टैरिफ अब फंक्शनल हो चुका है। असल कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन डिस्कशन, नो टॉक, रादर टैरिफ। इसका मतलब है कि वहां पर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, रिजिडिटी है, डिटरमिन्ड अप्रोच है। और उसके बाद ट्रंप को यह लगता था कि चाइना कैन सकम, लेकिन चाइना ने भी उतना ही ज्यादा रेजिलियंस शो कर दिया, और उसने भी कहा कि अब हम अमेरिकी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। पर्टिकुलरली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया है जिससे कि अमेरिकी किसान वर्ग प्रभावित होगा। यह वही वर्ग है जो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर भी है। यानी यह लड़ाई लंबी चलेगी। और यह समझने लायक बात भी है कि प्रथम दृष्टिया यह दिखता है कि दोनों की लड़ाई में चाइना विल सफर, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट टू अमेरिका अमेरिकन एक्सपोर्ट टू चाइना की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। निश्चित तौर पर अमेरिका को तत्काल इससे टैरिफ मिल सकता है, कुछ हद तक बैलेंस ऑफ ट्रेड भी फेवरेबल हो सकता है, लेकिन क्या अमेरिका को इसका नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। नुकसान यह हो सकता है कि जो वस्तुएं आ रही हैं चाइना से, उन वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि हो जाएगी, और उनके प्राइस में वृद्धि होने के नाते उनके उत्पाद में वृद्धि हो जाएगी। उनके उत्पाद का मतलब उनके उत्पाद के प्राइस में वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि जो वस्तुएं 25% टैरिफ देकर चाइना से अमेरिका पहुंचेंगी, उन वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि हो जाएगी, और उनके इस्तेमाल से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे उन प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा। अब कंज्यूमर के लिए भी परेशानी है, और इंटरनेशनल मार्केट में इनके बिकने के ऊपर भी एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसके पैरेलली एक समस्या यह हो सकती है कि चाइना यदि अमेरिका के
आने वाले गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाता है तो इनका एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो जाएगा। इन द मीन टाइम हम एक तीसरी समस्या देखते हैं। हो सकता है कि चाइना के ऊपर इनके टैरिफ लगाने के कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं। हो सकता है कि इनकी वस्तुएं चाइना नहीं जाएगी और चाइना की वस्तुएं यहां नहीं आएंगी। इन दोनों के कारण कई प्रकार के लोग बेरोजगार हो जाएं। कुछ इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि यह संख्या 2.5 मिलियन तक जा सकती है। यानी कि अमेरिका इज नॉट गोइंग टू बी द विनर ओनली। एक पक्ष यह भी है कि आज के डेट में सोवियत संघ और चाइना, इन दोनों को एक जैसा नहीं देखा जा सकता। जैसे सोवियत संघ के ऊपर अमेरिका ने बहुत तरह के ब्लॉकेड लगा दिया था और सोवियत संघ के इकोनॉमी को उसने कोलैप्स करवा दिया, क्या वही स्थिति हो सकती है? संभावना बहुत कम है, क्योंकि 1980 के दौर में चलकर देखिए, लेट 1980 के दौर में यूएस और यूएसएसआर के बीच के ट्रेड का टोटल वॉल्यूम एक साल में $200 मिलियन का था और आज अमेरिका और चाइना के बीच के ट्रेड में एक दिन के ट्रेड का वॉल्यूम $200 मिलियन का है। इतने बड़े ट्रेड को ब्लंटली कोई भी देश खोने को तैयार नहीं होगा, और यदि इतना बड़ा ट्रेड खोता है तो नुकसान दो तरफा होगा। एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका चाइना को प्रेशराइज करता जाएगा तो क्या चाइना के पास में अमेरिका के सामने झुकने का कोई विकल्प है? नुकसान का तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कम से कम नुकसान का ऑप्शन है। जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड स्कीम के तहत जो ट्रेड कर रहा है उसका वॉल्यूम लगभग 5 ट्रिलियन के बराबर है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि चाइना अमेरिका की तरह प्रोएक्टिव नहीं है इस ट्रेड टसल में, वो रिस्पॉन्सिव है। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव है इसलिए उसका पोजीशन रिजिड नहीं है। वो नई परिस्थितियों के मुताबिक अरब देशों के साथ में नए तरीके से बात कर ले रहा है, वो मध्य पूर्व के देशों के साथ में नए तरीके से बात कर ले रहा है, वो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ में भी नए तरीके से बात कर लेगा, वो यूरोपीय यूनियन के साथ में भी ट्रेड की नई बातचीत के लिए प्रस्तुत हो जा रहा है। तो नई नई संभावनाएं खोजता जा रहा है चाइना। यानी कि हम ये नहीं समझ के चलें कि दुनिया में अमेरिका का एक पावर ब्लॉक है और उस पावर ब्लॉक का पोजीशन रिजिड रहेगा और चाइना उस पावर ब्लॉक के साथ में अलाइन नहीं हो सकता, और वो सारे के सारे देश एंड देशों का समूह हर हाल में अमेरिका के साथ रहेंगे। चाइना रेस्पॉन्सिव है, न कि प्रोएक्टिव, और अमेरिका प्रोएक्टिव है। इसीलिए कुछ इतिहासकार और विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अमेरिका is going to lose its dominant position if America keeps showing the fringy state of mind in tackling the trade. इकोनॉमिक्स राजनीति के हंटर से नहीं चलता। यदि आप इकोनॉमिक्स रूपी घोड़ा को राजनीति के हंटर से चलाएंगे तो घोड़ा गधा हो जाएगा, और उस गधे के बदौलत आप घोड़े के रेस में जीत नहीं सकते। यह अमेरिका को समझना पड़ेगा। लेकिन अमेरिकन पोजीशन अमेरिकन पॉलिसी को प्रभावित करता है। अमेरिका का पोजीशन क्या है? वर्ल्ड का सुप्रीम पावर, और इस सुप्रीम पावर का जो सिंड्रोम है वो अमेरिकन पॉलिसी को प्रभावित कर रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि समस्या सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के टसल मात्र का नहीं है।
और ट्रेड के टसल के अंतर्गत भी चलकर देखें तो आपको एक और बात समझ में आ जाए कि समस्या सिर्फ और सिर्फ टैरिफ का नहीं है। जब ट्रेड टसल होता है तो टैरिफ के माध्यम से संरक्षणात्मक नीति, प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी की नीति अपनाई जाती है। अमेरिका ये काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावे एक समस्या अवमूल्यन की भी है। चाइना लगातार अवमूल्यन के माध्यम से अपनी वस्तुओं के एक्सपोर्ट की स्थितियों को अनुकूल करता रहा है। चाइना सब्सिडी के माध्यम से भी अपनी वस्तुओं के उत्पाद के मूल्य को कम करते हुए उसके एक्सपोर्ट की संभावना को लगातार तलाशता रहता है। यह प्रयास अमेरिका भी करता है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले में। तो जब हम ट्रेड के टसल की बात करते हैं तो हम समझें कि इस ट्रेंगल की बात करते हैं, टैरिफ का टसल, अवमूल्यन का टसल और सब्सिडी का टसल। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह ट्रेड का टकराव मात्र है। मैंने कहा यह ट्रेड मात्र का टकराव नहीं है। क्या यह तात्कालिक तनाव मात्र है? तो यह तात्कालिक तनाव मात्र नहीं है, यानी कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के सिंड्रोम का मामला नहीं है। यह मामला शी जिनपिंग और ट्रंप के पर्सनालिटी के क्लास का मामला मात्र नहीं है। कोविड का संकट टल जाएगा, उसके बावजूद यह मामला नहीं टलेगा। ट्रेड के मामले को कुछ हद तक सेटल किया जा सकता है, बावजूद इसके इनके बीच का टकराव नहीं टलेगा। सही अर्थों में देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो टकराव का कारण है वो ज्यादा गहरा है, और उसी गहरे कारण की मौजूदगी के कारण ट्रेड का टसल भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, और कोरोना के ऊपर उपजा हुआ विवाद भी ज्यादा गहरा हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि दोनों के बीच में टसल का असली कारण क्या है। असली कारण यह है कि अमेरिका लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, उसके आसपास कोई देश नहीं है। लेकिन चाइना तेज गति से अमेरिका को चेज कर रहा है। अब वह 14 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो चुका है। अभी की स्थिति में चाइना ने मेक इन चाइना की एक नीति अपनाया, जिसके तहत उनकी योजना यह है कि हम 2025 तक आते आते चाइना को इंडस्ट्रियली और ज्यादा पावरफुल कर देंगे। और ज्यादा पावरफुल कर देने के रास्ते कहां तक पहुंचेंगे? तो नंबर एक कि 2027 तक चाइनीज इकोनॉमी 21 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और नंबर दो कि लगातार चाइना के इस इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रोथ को सही दिशा में यदि हम ले जाते रहे तो 2050 तक आते आते चाइना कैन लीव यूएस बिहाइंड। तो चाइना का ये जो डायरेक्शन है वो यूएस के नंबर एक पोजीशन को थ्रेट कर रहा है। इस क्रम में आपको यह समझ में आ जाए बात कि यूएस इसलिए भी परेशान है कि ऑलरेडी चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन पॉइंट हो चुका है आफ्टर यूएस। नंबर टू, चाइना का ट्रेड का बैलेंस दुनिया के अधिकांश देशों के सापेक्ष ज्यादा अनुकूल है। नंबर तीन, चाइना वो कंट्री है जिसके पास में लेबर सस्ता है, उसके पास एक बहुत बड़ा बाजार है, उसके पास में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वो सरकार एग्रेसिव तरीके से अपनी आर्थिक नीतियों को परसू करती है, और जब वो एग्रेसिव तरीके से परसू करती है तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए वह एक प्रकार का आकर्षण का केंद्र हो जाता है। कहते हैं कि कैपिटल होल्ड करने वाले का कोई नेशन नहीं होता है,
बिलियनायर का एक ही धर्म है, बिलियन डॉलर। जहां उसके बिलियन डॉलर का ट्रिलियन डॉलर में तब्दील होने का चांस उसे दिखेगा, वो वहीं भागेगा। तो अमेरिका इस बात से परेशान है कि चाइना के इकोनॉमी के इस बढ़ते हुए साइज को रोकना मुश्किल है। अमेरिकी चिंता का एक कारण यह भी है कि वो यूएसएसआर के जैसा चाइना को टेक्नोलॉजी के मामले में धक्का नहीं दे सकता। शुरुआती दिनों में यह बात समझी जाती थी कि अमेरिका के सुप्रीम पावर होने के पीछे उसका टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी भी एक फैक्टर है। आज भी अमेरिका निश्चित तौर पर दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल पावर है, लेकिन चाइना अब अमेरिका को इस मोर्चे पर भी थ्रेटन करने लगा है। हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड मिडिल रेंज टेक्नोलॉजी के तकरीबन 150 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया के बाजार को चीन ने पाट दिया है। इस क्रम में इससे ज्यादा गहराई से हम इस विषय को तब समझ सकते हैं जब हम इसके हिस्टोरिकल रूट को समझें। नंबर 1 का पोजीशन कभी किसी का अस्थायी नहीं होता है। Once upon a time, India was the most prosperous country in the world. कभी इंडिया के साथ मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन हुआ करता था, फिर कभी रोमन सिविलाइजेशन उभर कर आता है। इस क्रम में चाइनीज सिविलाइजेशन की भी महत्ता बहुत ही उल्लेखनीय है। उसके बाद हमने देखा कि उज्बेक एम्पायर आया, सफाविद एम्पायर आया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौर में आप देखोगे कि दुनिया में एक के बाद एक महाशक्तियां आती रही हैं। चाइना भी एक दौर में दुनिया का सबसे समृद्ध देश रहा है, लेकिन जब हम रेनेसां के बाद के दौर में जाते हैं, रेनेसांस के बाद के दौर में यूरोप दुनिया में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया। और जब हम 18th सेंचुरी के मिड में पहुंचते हैं तो तो इंग्लैंड सबसे अग्रिम पंक्ति में आ गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगले 100 वर्षों तक इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। उसके अलावे अन्य देशों में बहुत मामूली स्तर पर डेवलप हुआ। इसीलिए पूरे यूरोप और उस रास्ते पूरे विश्व के ऊपर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 19th सेंचुरी के पूरे पीरियड को हम चाहे तो इंग्लिश सेंचुरी कह सकते हैं। बाकी सारे देश इंग्लैंड से एक्लिप्स्ड थे। पूरी दुनिया इंग्लैंड के वस्तुओं को अपने देश में आने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए दुनिया इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव टेरिफ पॉलिसी अपनाती थी, चाहे वो अमेरिका का मामला हो या जापान का मामला हो या जर्मनी का मामला हो। लेकिन जब हम 20th सेंचुरी में जाते हैं तब देखते हैं कि जर्मनी और अमेरिका और जापान, 1930 के दौर में जाकर देखें तो यूएसएसआर, ऐसी सुप्रीम इंडस्ट्रियल शक्तियां उभर कर आने लगी। और इन सब के उभरने के कारण इंग्लैंड का पोजीशन पीछे चला गया। एशिया में जापान सुप्रीम पावर के तौर पर उभर कर आया। अमेरिका तो दुनिया का नंबर 1 औद्योगिक देश बन गया और यूरोप के अंदर सबसे बड़ा पावर बन गया जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान भी तबाह हुआ, जर्मनी भी तबाह हुआ, इंग्लैंड तो पीछे ही पिछड़ चुका था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पावर बनकर आया सोवियत संघ, यूएसएसआर। तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच में जो सुप्रीमेसी का टकराव चला है 1945 से लेकर 90 के बीच, जिसे हम शीत युद्ध काल के रूप में जानते हैं, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उपज है। अब हम गौर करके देखें कि सोवियत संघ का उसके बाद विघटन हो गया। एक चर्चा यह चली कि वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू द एज ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस और दुनिया अब एक ध्रुवीय हो गई। पहले 2 ध्रुव था, सोवियत संघ और अमेरिका। एक ध्रुव टूट गया तो दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। लेकिन इसके बाद फिर दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है
कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं बहुध्रुवीय होती जा रही है। खैर, उस बहुध्रुवीयता की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। चर्चा के लायक बात यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 1945 का जो फेज है, उस दौर में जाकर देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर मुड़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स की ओर मुड़ता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इस क्रम में कोरिया, जापान और चाइना जैसे देश आगे बढ़ने लगते हैं। 1980 के दौर में वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में जाता है, और इस जमाने में जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रवेश करता है, तब तक सोवियत संघ बिखर गया। अब ऐसे में अमेरिका के पैरेलली खड़ा होता है चाइना। वही चाइना जो इस दौर में माओ से तुंग की इकोनॉमिक पॉलिसी को छोड़कर बाजार उन्मुखी आर्थिक नीति की ओर मुड़ गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आज भी कम्युनिस्टों के जैसा डिक्टेटोरियल है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई। इनफैक्ट यू कैन से इन चाइना देयर इज वन कंट्री टू सिस्टम। पॉलिटिकली वो कम्युनिस्ट मॉडल पर आज भी गठा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकली सिंपैथेटिकली वर्ल्ड कैन से कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना आज की डेट में जब दुनिया के सबसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के प्रवाह का एक आकर्षक केंद्र है, तो आप उसे कम्युनिस्ट तो कह नहीं सकते। तो इसी दौर में चाइना आगे बढ़ा। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 1945 के बाद का तीसरा चरण आ रहा है। 1945 के पहले के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने एक ही चरण में समेट दिया है यहां पर। उसका तीसरा चरण जो आ रहा है, उसमें देखेंगे रोबोटिक्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। ये वो मामले हैं जहां पर चाइना ऑलरेडी अमेरिका के टक्कर में है और कहीं कहीं तो आगे है। तो इस वजह से अमेरिका की चिंता गहराई हुई है। उसे लग रहा है कि चाइना सच में हमें पछाड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका चाइना के विकास की गाड़ी को अवरुद्ध करना चाहता है। और इसलिए समस्या यह खड़ी हो गई है कि चाइना का मीडिया अमेरिका के अगेंस्ट बयान दे रहा है, अमेरिका का मीडिया चाइना के अगेंस्ट बयान दे रहा है। वही सिंड्रोम जो 1945 के दौर में यूएसएसआर वर्सेस यूएसए के बीच में दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट इंटेलिजेंस की गतिविधियों में सक्रिय हैं, जैसा कि यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट थे। दोनों में ट्रेड का टसल तो है ही। कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां जियोपॉलिटिकल टकराव भी है। अमेरिका को लगता है कि चाइना उसके प्रभुत्व को तोड़ेगा, तो चाइना को लगता है कि अमेरिका उसके विकास के रास्ते का बाधक है। अमेरिका हांगकांग को अपने अधीन रखना चाहता है, और हांगकांग में जब कभी कोई तनाव की स्थिति आती है तो वह इसके पीछे पश्चिमी दुनिया को देखता है, पर्टिकुलरली अमेरिका को देखता है। चाइना ताइवान पर अपना अधिकार चाहता है, ताइवान का प्रोटेक्शन अमेरिका करता है। चाइना साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस चाहता है, उसके डोमिनेंस को थ्रेटन अमेरिका करता है। चाइना बेल्ट एंड रोड स्कीम के रास्ते मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करना चाहता है। इस पूरे के पूरे पावर इक्वेशन को कोई चैलेंज करता है तो अमेरिका करता है। तो चाइना के विकास के रास्ते में अमेरिका बाधा है, अमेरिका के प्रभुत्व को चाइना की ओर से चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में इस टसल को हम एक क्षणिक, एक तत्कालिक उभरने वाले किसी मुद्दे का नतीजा मात्र नहीं कर सकते। अब हम यह समझते हैं कि यदि दोनों के प्रेस में टकराव है, यदि दोनों के फॉरेन पॉलिसीज में टकराव है, दोनों के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में टकराव है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर टकराव है, ट्रेड में टकराव है, दोनों अपने अपने पक्ष में ब्लॉक्स तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित तौर पर इसे हम कुछ हद तक शीत युद्ध की तरह देख सकते हैं।
शीत युद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक ऐसी अवस्था जो युद्ध के समान दिखे, जिसमें युद्ध की संभावना दिखे, लेकिन युद्ध हो न रहा हो। जब देशों के बीच में दुश्मनी का भाव स्ट्रांग हो, लेकिन दोनों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ रक्त न बहा रही हो। मेनन ने कहा है कि शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था है जहां खून बहता नहीं है, बल्कि वह धमनियों में ही सूख जाता है। एक ऐसा युद्ध जो बैटलफील्ड में नहीं लड़ा जाता है, बल्कि नर्वस सिस्टम के स्तर पर लड़ा जाता है। असल कहानी क्या है कि ट्रेड का ये जो टसल है, वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने वाला टसल है, और नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आज के डेट में सुप्रीम पावर पुराने पैटर्न का युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते। वो युद्ध जो कभी वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ, जो कभी वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, वो युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकती महाशक्तियां। इसलिए उस तरीका का युद्ध तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन चाइनीज सरकार का जो मुखपत्र है, उसका जो सबसे प्रोमिनेंट मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उसने अमेरिकी बिहेवियर को रेस्पॉन्ड करते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। उनका ये एक स्टेटमेंट आता है कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कोल्ड वॉर सिंड्रोम का शिकार हो चुका है। अमेरिकी पोस्ट और चाइनीज पोस्ट दोनों के बीच में वही टकराव नजर आएगा, जिस टकराव के प्रमाण आपको 1945 से लेकर 90 के बीच में सोवियत संघ और अमेरिका में नजर आते हैं। सोवियत संघ के मीडिया में अमेरिका को मॉन्स्टर कहा जाता था, तो अमेरिकन मीडिया में सोवियत संघ को डेमोन कहा जाता था। वो स्थितियां आज बनी हुई है। अब देखने लायक बात यह है कि क्या हम ट्रेडिशनल कोल्ड वॉर की तरह इसे देख सकते हैं? तो ट्रेडिशनल कोल्ड वॉर की तरह देखने में कुछ समस्याएं हुई हैं। समस्या नंबर 1 ये कि 1945 से लेकर 90 के बीच में जो कोल्ड वॉर चला था, उस कोल्ड वॉर में एक आइडियोलॉजिकल टकराव था। अमेरिका कहता था कि वी वांट द वर्ल्ड टू बी सेफ फॉर डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जबकि इसके जवाब में सोवियत संघ कहता था कि हम चाहते हैं कि दुनिया में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की स्थापना हो जाए। आज के डेट में टकराव अमेरिका और चाइना के बीच में है, और चाइना उस दौर के कोल्ड वॉर में यूएसएसआर का सिपहसालार था, क्योंकि चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री था। लेकिन आज चाइना कम्युनिस्ट कंट्री एटलीस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर नहीं है। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। तो इस ख्याल से देखने के बाद आपको बात समझ में आएगी कि आज के टकराव में आइडियोलॉजिकल इशू कहीं इन्वॉल्व नहीं है। आज के टकराव को हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के कारण उपजा हुआ टकराव कह सकते हैं। दूसरा मामला यह है कि पहले दौर के शीत युद्ध के जैसा आज का वर्ल्ड ऑर्डर भी नहीं है। पहले दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। दुनिया के कई सारे हिस्से के ऊपर अमेरिका का प्रभाव था। अमेरिका के साथ में वेस्टर्न यूरोप था, तो ईस्टर्न यूरोप सोवियत संघ के साथ में था। चाइना यदि सोवियत संघ के साथ में था, तो जापान अमेरिका के साथ में था। उत्तरी कोरिया यदि सोवियत संघ के साथ में था, तो दक्षिणी कोरिया अमेरिका के साथ में था। अमेरिका ने यह प्रयास किया कि उत्तरी वियतनाम यदि सोवियत संघ के साथ में है, तो दक्षिणी वियतनाम हमारे साथ में रहे। अमेरिका यह प्रयास कर रहा था कि इंडिया हमारे साथ में आ जाए, और इंडिया उसके साथ नहीं गया, तो उसने पाकिस्तान को अपने साथ कर लिया। अमेरिका यह प्रयास कर रहा था कि दुनिया एक ध्रुवीय हो जाए, और सोवियत संघ यह प्रयास कर रहा था कि दुनिया उसको फॉलो करे, उसके ध्रुव पे नाचे।
मोटे तौर पर दो महाशक्तियां दुनिया को दो ध्रुवों में बांट ली। उसे रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी आया, लेकिन बावजूद इसके हमें कह सकते हैं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा दो महाशक्तियों के पीछे बटी हुई थी। लेकिन आज के डेट में वर्ल्ड ऑर्डर वैसा नहीं है। एक तरफ चाइना है तो चाइना के बगल में इंडिया उसे थ्रेट करता है, और इंडिया चाइना को थ्रेट करता है, लेकिन इंडिया अमेरिका को भी कई जगहों पर चुनौती देता है। और यदि अमेरिका के एक्सपोर्ट के ऊपर किसी तरह की पाबंदी आती है, चाइना वही वस्तु जब अमेरिका से नहीं मंगाता तो इंडिया से मंगा लेता है, और इंडिया अपना माल बेचने को तैयार भी रहता है। तो ब्लॉकिंग नहीं है वैसा। यूरोपियन यूनियन ट्रेडिशनली अमेरिका की ज्यादा क्लोज है, लेकिन चाइना यदि उसे बेहतर ऑफर करेगा तो चाइना क्लोज आ सकता है। यानी कि दुनिया का ऑर्डर पहले जैसा नहीं है। इसके अलावे हम देख सकते हैं कि G8 था तो G20 आ गया, ब्रिक्स भी आ गया। इसके अलावे एशिया और यूरेशिया के देशों के बीच में नए नए ब्लॉक्स बनते रहते हैं। अफ्रीकन यूनियन अलग है, लैटिन अमेरिकन यूनियन अलग है, मिडिल ईस्ट का अपना यूनियन है, अरब लीग का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस अलग है। तो दुनिया पहले जैसी नहीं है। इसीलिए हम पहले राउंड के शीत युद्ध की पुनरावृत्ति तो नहीं देख सकते। आज की दुनिया की जिस व्यवस्था में हम मौजूद हैं, उसी व्यवस्था में यह एक नई किस्म की समस्या है। समस्या का स्वरूप कभी पिछली समस्या के शब्दकोशों से नहीं समझा जा सकता। आज के डेट में कम से कम हम इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि 1990 के बाद की दुनिया जो एलपीजी की ओर मुड़ती नजर आ रही थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस दिशा में एक रोड़ा अटक गया है। क्योंकि एलपीजी का मतलब हो गया फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ती हुई दुनिया के लिए यह एक आदर्श युग माना जाने लगा था। लेकिन उस ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कई माध्यम से संकट आए हैं। उन्हीं संकटों में से एक प्रोमिनेंट संकट यह है कि दुनिया का दो सबसे सुप्रीम इकोनॉमी, दुनिया का दो सबसे सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, दो सुप्रीम मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर एक दूसरे के खिलाफ ट्रेड टसल में इस तरीके से भिड़ा हुआ है कि एलपीजी बिखर जाएगा, ऐसी आशंका लगने लगी है। क्योंकि हम फ्री ट्रेड के बजाय टैरिफ की ओर जा चुके हैं, प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी की ओर जा चुके हैं। अवमूल्यन को लोग अब उचित बता रहे हैं, सब्सिडी को लोग उचित बता रहे हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात करना है। और यहीं पर प्रश्न खड़ा होता है कि अब डब्ल्यूटीओ का क्या होगा। डब्ल्यूटीओ का भविष्य संकट में है। जब तक कि इनके बीच का टसल दूर नहीं होता है, डब्ल्यूटीओ पे प्रश्न बना रहेगा। एक दूसरा मुद्दा है कि इन दोनों देशों के बीच की जो मंदी है, इन दोनों के बीच का जो टकराव है, इस टकराव का नतीजा क्या निकलेगा। अमेरिका जीतेगा क्या, चाइना जीतेगा क्या, दोनों में से कोई जीतेगा ऐसा तो नहीं लगता। यह बात जरूर कह सकते हैं कि दुनिया मंदी के कगार पर खड़ी है। इसके बाद चूंकि यह समस्या अगले 20-25 वर्षों तक जारी रहेगी, तो दुनिया के आर्थिक विकास के ऊपर एक खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन दुनिया के किसी भी देश के टकराव के कारण दुनिया के विकास की गति अस्थायी रूप से नहीं रुकती। और यह भी समझना है कि नेशनलिज्म का युग है। नेशनल इंटरेस्ट को हर कोई जानता है और नेशनल इंटरेस्ट को मानता है, इसीलिए टकरा भी रहा है। तो नेशनल इंटरेस्ट जैसा जैसा उभर कर आएगा, वैसे वैसे सरकारें इसे रेस्पॉन्ड भी करेगी। गौर करने लायक बात यह है कि दुनिया में ऐसा कई दौर आया है जबकि आइडियोलॉजी बिल्कुल दरकिनार हो गई है और नेशनल इंटरेस्ट फ्रंट पे आ गया है। जैसे कि आप गौर करके देखेंगे कि 1789 की फ्रांस की क्रांति से लेकर 1870 ईस्वी के दौर में
यूरोप की कूटनीति को आइडियोलॉजी बहुत अधिक गवर्न किया करती थी। एक आइडियोलॉजी रेवोल्यूशनरी है जो लिबरल आइडियोलॉजी में विश्वास करता था, और दूसरा ट्रेडिशनल मोनार्किक आइडियोलॉजी था। मोनार्की कहा करते थे कि डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस इन विच द लेसर कैपेबल पीपल रूल एंड इट टेक्स द सोसाइटी फ्रॉम डे लाइट टू द मिडनाइट। जबकि लिबरल्स कहा करते थे कि डेमोक्रेसी में जनता समृद्ध होती है, सशक्त होती है, और इसके रास्ते उसका देश भी आगे बढ़ता है। 1860-70 तक आते आते इनके बीच का जो आइडियोलॉजिकल टसल था वो सेटल हो गया। इसीलिए 1870 से लेकर 1920 ईस्वी के बीच का जो यूरोपीय इतिहास है उसके दौरान आपको आइडियोलॉजिकल टसल नहीं नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखते हुए विदेश नीति अपनाई जाती थी। उस नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपनाई गई विदेश नीति के कारण ही ध्रुवीकरण तैयार हुआ। सशक्तिकरण के दौरान ही हथियारों का होर लग गया और इसी रास्ते यूरोप विश्व युद्ध की ओर चला गया। वो आइडियोलॉजी जिसने कि यूरोप को बांटा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौर में एक दाव फिर से उभरा। वो आइडियोलॉजी जो यूरोप को बांटा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौर में एक बार फिर से उभरा। इस बार उसका उभार कम्युनिस्ट सोवियत संघ के जन्म के रास्ते हुआ। शुरुआती दिनों में यह टकराव ज्यादा गंभीर नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद यही टकराव ज्यादा गहरा हो गया। 1945 से लेकर 90 के बीच के विश्व में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें ये आइडियोलॉजिकल टकराव था। आज वही आइडियोलॉजिकल टकराव हमें कहीं नहीं दिखाई देता। चूंकि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर विदेश नीति अपनाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना है कि अपनी अपनी पॉलिसीज को सरकारें कुछ नफा नुकसान के बाद फाइन ट्यून करेंगी। अंतिम बात यह है कि जब दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में कई माध्यमों से टकराएंगी तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तैयार होगा, और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर के तैयार होने के क्रम में इस बात की संभावना है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर भी तनाव आएगा। हो सकता है कि इनमें से कुछ संस्थाएं समाप्त ही हो जाए, हो सकता है कि इनमें से कई सारी संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण हो जाए, उसमें विश्व का प्रतिनिधित्व अभी से ज्यादा बेहतर हो जाए। कितना दूर तलक परिवर्तन होगा, कितने डायमेंशन का परिवर्तन होगा, इसके बारे में कुछ निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन बस एक बात कह सकते हैं कि हजारों साल से मानव सभ्यता विकास की दिशा में ही बढ़ रही है। बीच बीच में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि विकास की गति बाधित होने वाली है। यह भी वही एक दौर है। सभ्यता निश्चित तौर पर इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी। आज की चर्चा में हमारी बात यही संपन्न हो जाती है। हम 1 मिनट में पीछे की चर्चा को रिवाइज यदि करें तो यह कह सकते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच का जो आज का तनाव है वो कोरोना से बहुत प्रभावित दिखता है। लेकिन गहराई से देखें तो कोरोना के पहले ट्रेड का टसल चल रहा था। फिर हमने ये बताया कि ट्रेड का टसल और कोरोना का क्राइसिस बेसिकली ज्यादा गहरे टकराव की अभिव्यक्तियां हैं। यदि वो गहरा टकराव मौजूद न होता तो तनाव इतना गहन न होता। और वो गहरा टकराव क्या है? तो अमेरिका सुप्रीम पावर का पोजीशन होल्ड करता है, लेकिन उसे चीन से चुनौती मिल रही है। चीन सुप्रीम पावर बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसके रास्ते को बाधित करता है। इसलिए दोनों के बीच में आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, टेक्नोलॉजिकल प्रतिस्पर्धा है, सामरिक टकराव है, दोनों की विदेश नीति टकराती है। दोनों के बीच में विभिन्न स्तरों का जो टकराव है, इस टकराव की अभिव्यक्ति उनके प्रेस में होते रहती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोल्ड वॉर के जमाने में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में होता था। इसे हम
कोल्ड वॉर का री एमर्जेंस कह सकते हैं कि नहीं? कुछ हद तक कह सकते हैं, 100% उसका रेप्लिका नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ अंतर है। आइडियोलॉजी का मुद्दा पहले जैसा नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर भी पहले जैसा नहीं है। फिर हमने आपको यह बताया कि नए युग की समस्याओं को नए युग के आलोक में समझना चाहिए। कोई भी युग अपने पिछले युग की अभिव्यक्ति या उसका पुनरावलोकन मात्र नहीं होता। इसे आज के शब्दकोश के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर बात समझ में आएगी। इसके पश्चात हमने यह बताने का प्रयास किया कि चाहे जो भी नाम देना है दे दीजिए, किंतु ये जरूर कह सकते हैं कि जब दोनों देशों में टकराव होगा तो दोनों को नुकसान होगा, दुनिया के सामने मंदी आएगी। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अमेरिका जीतेगा कि चाइना जीतेगा। अमेरिका को हो सकता है कि तात्कालिक स्तर पर कम नुकसान हो और चाइना को ज्यादा नुकसान हो। फिर हमने बताया कि चाइना इससे निकलने का भी रास्ता खोज सकता है। हो सकता है कि अमेरिका आगे चलकर इसका ज्यादा बड़ा हानि का बियरर बन जाए। जो भी हो, इतनी बात तो जरूर कह सकते हैं कि यह ट्रंप के इलेक्शन तक का मामला नहीं है, अगले 20-25 वर्षों तक यह टकराव रहेगा। हो सकता है कि धीरे धीरे नेशनल इंटरेस्ट के मद्देनजर देशों की पॉलिसीज फाइन ट्यून हो जाए, चाइना भी अपनी विदेश नीति को नया स्वरूप दे दे और अमेरिका भी चाइना जैसे सुप्रीम पावर के साथ में सह अस्तित्व के साथ जीना सीख ले। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में हमने एक दौर पहले भी देखा है, जबकि बिल क्लिंटन ने अंकल सैम सिंड्रोम के जगह पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति का अमल करना शुरू कर दिया था, जबकि वो वियतनाम में जाकर अपनी पीछे की गलतियों के लिए माफी मांगे थे। और उसका अच्छा परिणाम मिला अमेरिका को कि जब वियतनाम का चाइना से ही टकराव होने लगा तो उसी वियतनाम ने, जो कि पहले चाइना का करीबी था, वह चाइना से अपने बचाव के लिए अमेरिका को इनवाइट किया, जबकि वह अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। उस समय बिल क्लिंटन ने कहा था कि हमें अमेरिका की क्रांति के आइडियोलॉजी के साथ अपने को इंट्यून करना पड़ेगा। उनका इशारा यह था कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हमें अपनी विदेश नीति को कोल्ड वॉर की विदेश नीति से अलग नए स्वरूप में गढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम रिपब्लिकन की सरकार में जाते हैं, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में जाते हैं, तो अंकल सैम सिंड्रोम हमें फिर से उभरता हुआ दिखाई देता है। और इसके ठीक पैरेलल यदि हम चाइना की ओर चलकर देखें तो हम देखते हैं कि 1945 के बाद में चाइना एक उभरता हुआ देश नजर आता है। उस दौर में वह एक तरफ तो अक्खर कम्युनिस्ट लीडर माओ से तुंग के अधीन है, तो दूसरे तरफ डिप्लोमेटिकली वह बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साउंड कर रहा था। उसके डिप्लोमेसी को ट्रेन करने वाला मास्टरमाइंड चाओ एन लाई था। चाओ एन लाई के मास्टरमाइंड की जो कार्य प्रणाली थी, वही कार्य प्रणाली तेंग शाओपिंग के काल में भी जारी रही। तेंग शाओपिंग के काल में उसकी विदेश नीति सिंपल रूप से 28 अक्षरों में अभिव्यक्त होती है, जिसका सार संक्षेप यह है कि मूव लाइक द बुलडॉग एंड स्पीक लाइक द पैरॉट। नेतृत्व की स्थिति में आने से बचो, अपने हितों की रक्षा करो, लेकिन दुनिया के लाइमलाइट में नहीं आना है, दबे पांव आगे बढ़ना है। अब हम जब शी जिनपिंग के दौर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चाइनीज फॉरेन पॉलिसी नए अंदाज में आ रही है। वो नया अंदाज क्या है? तो नया अंदाज है मैस्कुलिन नेशनलिज्म का। ये नया अंदाज इस आइडियोलॉजी पर आधारित है कि वंस वी वेयर द मिडिल किंगडम, जबकि हम हान डायनेस्टी के दौर में पूरे दुनिया में सबसे समृद्ध हुआ करते थे, वंस अगेन चाइना इज गोइंग टू गेट द सेम ग्लोरी। दूसरे तरफ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का मामला भी आ जाता है
कि 1 शताब्दी तक चाइना को ह्यूमिलिएट किया गया है पश्चिमी देशों की ओर से और पर्टिकुलरली अमेरिका की ओर से। इस ह्यूमिलिएशन को आंसर करने का भी समय आ गया है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि शी जिनपिंग की जो विदेश नीति है वह ट्रेडिशनल चाइनीज फॉरेन पॉलिसी की तुलना में ज्यादा आक्रामक है। अब समस्या यह है कि एक तरफ शी जिनपिंग आक्रामक है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक है। और यह आक्रामकता दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। दोनों ही कंट्रीज का जो पॉलिटिकल एलीट है वो एक दूसरे के खिलाफ है। और मामला सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एलीट तक सीमित भी नहीं है। समस्या यह है कि दोनों देशों का जो पॉपुलर सेंटीमेंट है वो भी एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि दोनों देशों में टकराव के साथ ही कोएग्जिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। टकराव इतना आसान तरीके से कम समय में खत्म होने वाला नहीं है। और अंत में मैंने यह कहा कि 1990 के बाद के जमाने के बारे में यह बात कही जाती थी कि दुनिया अब एलपीजी के जमाने में जब पहुंच गई है तो एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है। अब आइडियोलॉजिकल टकराव नहीं होगा और विश्व धीरे धीरे उत्तरोत्तर ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी की ओर मुड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइजेशन की ओर मुड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन की ओर मुड़ेगा। लेकिन क्या सही में दुनिया उधर ही जा रही है? ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ती हुई दुनिया, लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ती हुई दुनिया, डेमोक्रेसी की ओर बढ़ती हुई दुनिया के ऊपर कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस या जर्मनी या कुछ हद तक इंग्लैंड, और चाइना निश्चित तौर पर आक्रामक राष्ट्रवाद का तेवर दिखा रहा है। ये जो उग्र राष्ट्रवादी पद्धति है वह 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों को अपने जबड़े में लेकर विश्व युद्ध की यात्रा करा चुकी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों ही विश्व युद्धों के पीछे सबसे बड़ा कारण था उग्र राष्ट्रवाद। वो उग्र राष्ट्रवाद एक बार फिर से दुनिया को इनगल्फ कर रहा है। यह उग्र राष्ट्रवाद तीसरा विश्व युद्ध कराएगा, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, इसकी संभावना नहीं है, इसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। लेकिन निश्चित तौर पर यह उग्र राष्ट्रवाद एलपीजी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, दुनिया के विकास के रास्ते का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। यानी कि फुकुयामा ने जो कहा था कि हिस्ट्री की समाप्ति हो चुकी है और अब दुनिया बेहतर से बेहतर डेमोक्रेसी की ओर ही बढ़ेगी, फुकुयामा को यहां हम गलत होते हुए देखते हैं। आगे का विश्व किधर जाएगा उसके लिए हमें रुककर इंतजार करना पड़ेगा। हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। इतने देर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस तरह का वीडियो मैं लगातार बनाता रहूं और वो वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे, इसके लिए जरूरी यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो तो आप सवाल भी पूछें। मैं आगे के वीडियोज में आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। और आपके अतिरिक्त आपके दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंचे, इसके लिए आप इसे शेयर करें। और घर बैठे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, यह वीडियो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल सेहंता आईएएस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।